यस क्लास। बच्चे हमारे इस चैप्टर का मेन बेस जो है वो जर्नल एंट्रीज। बट जर्नल एंट्रीज तक पहुंचने से पहले एक बार आपको एक रूल, एक सिस्टम या एक प्रोसीजर पता होना चाहिए कि हम बिजनेस को डिसॉल्व करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। तो आपने कल की क्लास में क्या समझा? विशेष आप बोलो जरा, प्रोसेस क्या है? अगर मैं बिजनेस डिसॉल्व कर रहा हूं तो उसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है कि हम सबसे पहले अपने एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को, और इस तरह से हम अपने एसेट और लायबिलिटीज को क्लोज करते हैं। हमारे रिजर्व्स, लॉसेस, प्रॉफिट्स हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट को। तो इस तरह से हम अपने रिजर्व क्लोज कर देते हैं। तो फाइनली एक इफेक्ट आ गया कि हमारी बैलेंस शीट में यही तो दो चीजें होती हैं, एसेट लायबिलिटीज या प्रॉफिट रिजर्व्स। अगर आपने उन्हें फिनिश कर दिया तो आपके बैलेंस शीट में तो कुछ बैलेंस बचेगा ही नहीं। तो हमारा पहला पर्पस अपनी बैलेंस शीट को क्लोज करना है। इस फर्स्ट पर्पस को मैंने आप लोगों के माइंड में रिटेन करने के लिए नाम दे दिया स्टेप वन। क्या नाम दे दिया? स्टेप वन। फिर मैंने आपको स्टेप टू के नाम से समझाया कि अब सारे एसेट्स या लायबिलिटीज को सेल किया जाएगा या उसकी पेमेंट की जाएगी। लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी, एसेट्स को सेल किया जाएगा। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कहूं तो स्टेप टू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपसे जर्नल एंट्री पूछी जाएगी एसेट के सेल होने की, लायबिलिटी पे करने की। दैट मींस आपके बैक ऑफ द माइंड ये क्लियर होगा कि भाई एसेट लायबिलिटी रियलाइजेशन में जा चुके हैं। अब मैं कहूं विशेष, मैं कहूं फर्नीचर सोल्ड, तो आप कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर ये एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि स्टेप वन में आप पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर लिख चुके हैं। तो आज अगर फर्नीचर सेल होता है तो फर्नीचर नाम की कोई चीज आपकी बुक्स में है ही नहीं। आप अगर फर्नीचर सेल करते हैं तो एंट्री क्या करेंगे? फर्नीचर सोल्ड। विशेष तुम बताना। फर्नीचर सोल्ड क्या एंट्री करेंगे? विशेष रियलाइजेशन। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर नहीं होगा। एक साइड पे मैंने लिखा है, ये लो क्लियर कर दिया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कैश टू फर्नीचर नहीं होगा, समझ गए? क्या होगा फिर? कैश टू रियलाइजेशन। फिर बोलता हूं मैं, आपके पास कोई डेटर्स हैं तो आप पहली एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट टू डेटर लिख चुके हैं। हाँ जी विशेष, क्या ऐसा हुआ है या नहीं? विशेष एक्टिव हो जाओ। क्या करना है? अगर आपके कुछ डेटर्स हैं तो आपने फर्स्ट एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लिख दिया होगा या नहीं? लिख दिया होगा। है जी। तो आज अगर आपके डेटर्स से कोई कैश मिलता है, रियलाइज कुछ कैश मिलता है, तो बोलो क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कैश टू रियलाइजेशन। प्लांट सेल होता है, एंट्री क्या एक करोगे? एक क्वेश्चन था। मैं फिर रिपीट करता हूं, आपका कोई भी एसेट आज अगर सेल होता है तो आपके पास उस एसेट नाम का कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप एक फर्स्ट एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू प्लांट, टू इक्विपमेंट, सब कुछ आप रियलाइजेशन को ट्रांसफर कर चुके हैं। आज अगर आपका चाहे प्लांट सेल हो, फर्नीचर, डेटर, एक ही एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो एस्टिमेशन बताओ कि आपके इस अकाउंट में क्या कुछ आता है।
कुछ आइडिया देना, रफली कुछ आइटम्स बताना जरा, आपके इस रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कुछ आ जाता है? कौन बताएगा? यहाँ प्रेजेंट में से कौन बताएगा? बताऊं? हाँ बताओ। एसेट साइड से शुरू कर लूं? हाँ, वेरियस एसेट्स जितने भी हैं, 2 3 4 5, और उन सबको यहाँ बुक वैल्यू पे लिख लेते हैं। वेरियस लायबिलिटीज जितनी भी हैं वो यहाँ बुक वैल्यू पे आ जाती हैं, बुक वैल्यू। अब वेरियस लायबिलिटीज में क्या कुछ हो सकता है? क्रेडिटर्स, बिल पेबल, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इफ क्लेम, या जितना क्लेम है उतनी अमाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यही आएगा। एसेट वाली साइड से इन्वेस्टमेंट इधर ही आएगी। अगर आपके बैलेंस शीट में गुडविल है तो इधर ही आएगी, राइट ऑफ कर दोगे, खत्म कर दोगे आप। ये था आपका पहले स्टेप में सारे एसेट लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने का काम। क्लियर है? अब एसेट जो बिकते हैं तो उसकी तीन सिचुएशन है। तीन क्या है? या एसेट सोल्ड होगा तो क्या लिखोगे, बताएगा कोई? एसेट सेल होता है तो क्या लिखेंगे? एनीवन? हाँ जी, अगर एसेट सेल होता है बाय तो क्या कैश। लिखेंगे? बाय कैश या बाय बैंक? बाय कैश या बाय बैंक। अगर एसेट टेकन बाय पार्टनर है, कोई पार्टनर ले गया, ए ले गया, तो क्या लिखोगे? हाँ जी, क्या लिखोगे? पार्टनर्स कैपिटल। बाय एज कैपिटल, मतलब जो भी पार्टनर ले गया उसके नाम पे लिखोगे आप। अगर ए ले गया तो बाय एज कैपिटल, ठीक है ना? क्लियर है? सर एक क्वेश्चन था। हम्म। If an asset unrecorded asset है is taken। देखो, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस हमने पे किए हैं तो रियलाइजेशन टू कैश। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस मोहन हमारे पार्टनर ने पे किए हैं तो एंट्री है रियलाइजेशन डेबिट टू मोहन कैपिटल। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? और थर्ड केस, मोहन हमारा एक पार्टनर है और वो सारी वर्किंग को देख रहा है और हम उसे कमीशन अलाउ कर रहे हैं 2000, एंट्री क्या होगी? विशेष, सर बोलना एंट्री क्या होगी? मोहन को हम रेमुनरेशन देना डिसाइड कर रहे हैं 2000। हाँ जी विशेष, जल्दी करो भाई। अपना रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। हाँ, रियलाइजेशन डेबिट टू मोहन कैपिटल, मोहन को देना है तो मोहन कैपिटल। मोहन कैपिटल सॉरी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा और डेप्थ में सोचते हैं। रियलाइजेशन तो माना मैंने इसलिए डेबिट किया क्योंकि मेरा एक्सपेंस है। तो मुझे ये बता, मैंने मोहन की कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया? सोच जरा। मैंने मोहन को 2000 रुपीज देने थे, तो मैंने उसको दे क्यों नहीं दिए? मैंने उसकी कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया? मेरा क्वेश्चन ये है, बताएगा? लायबिलिटी बन गई, हमारा क्रेडिटर बन गया मोहन। बच्चे, बड़ी सिंपल सी बात है। नो डाउट मैंने मोहन को देने हैं। अब ये कोई बात थोड़ी है कि भाई आप कोई बिजनेस करते हैं, आप तू ही बता, तूने मुझे को 2000 रुपीज देने हो, तो तू क्या ये नहीं कह सकता सर कोई बात नहीं जी, आप मेरे नाम पे नोट कर लो, मैं दे दूंगा? मान लीजिए हमारी कोई बिजनेस डीलिंग है, तो क्या ये जरूरी है कि आज के आज ही कैश पकड़ाओगे मुझे? अगर बिजनेस हमारा सालों से चल रहा है, मोहन तो इस बिजनेस का ऑनर है वैसे भी, माना हमने मोहन को 2000 देने हैं, तो इसीलिए तो मोहन की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया ना,
कि कल को जब कैपिटल के बिहाफ पे जो भी देना होगा तो वहां ये क्रेडिट हो ही चुका है, पे कर देंगे। सोच के देख, अगर मैं मोहन कैपिटल अकाउंट में इस चीज को सोचूं तो ये कैसे आएगा? सोच जरा। मैं मोहन कैपिटल अकाउंट अगर बनाता हूं तो ये मोहन कैपिटल अकाउंट है, मोहन सोहन जो भी दो पार्टनर हैं, अगर ये उनका कैपिटल अकाउंट है तो इस कैपिटल अकाउंट में इन केस मैंने यहां लिख दिया बाय रियलाइजेशन 2000 मोहन के नाम पे, और उसका पहले से बैलेंस बीडी पड़ा था इन केस 50,000। तो जब भी सेटलमेंट के टाइम पे मैं उसको कुछ पे करूंगा, कुछ कैश पे करूंगा, तो मैं कितना पे करूंगा? 52,000 ना। करूंगा या नहीं? दैट मीन्स मोहन को इमीडिएट कैश पे करना यस सर। या उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर लेना, इन द लॉन्ग रन एक ही बात है। आज मैंने उसकी कैपिटल क्रेडिट कर ली, फ्यूचर में तो मैं उसे पे कर ही दूंगा। तो किसी पार्टनर को कुछ अगर देना डिसाइड हुआ है तो हम मोस्टली उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर लेंगे, क्योंकि ये इंप्लाइड है कि उसको फ्यूचर में उसका क्रेडिट होने का मीनिंग ही है कि उसको हम देंगे, कमिटमेंट हो गई एक हमारी। आप समझे कि नहीं? प्लस वन से ही सुनते आ रहे हो ना, कैपिटल बढ़ानी है तो क्रेडिट करो, कम करनी है डेबिट करो। अब मोहन यही हमसे कुछ ले जाता है तो हम उसकी कैपिटल डेबिट करेंगे। अरे कोई डेटर या कोई प्लांट मोहन ले जाता है तो हम मोहन कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन करेंगे। डेबिट का मीनिंग कि उसकी कैपिटल कम कर देंगे कि हमने उसको दे दिए, ये सामान दे दिया या कैश दे दिया, एक ही बात है। अब जैसे मोटर कार है, 50,000 की थी, वो हमने किसी क्रेडिटर को दे दी, क्रेडिटर को। अब सोच के देख, मेरा क्रेडिटर मैं पहले ही कहां ट्रांसफर कर चुका हूं। स्टेप वन याद कर मेरा। स्टेप वन, अभी अभी बैलेंस शीट रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, याद कर। मैंने क्रेडिटर कहां ट्रांसफर किए हैं, ये याद करवा रहा हूं। मैं क्रेडिटर कहां ट्रांसफर कर चुका हूं, है भाई? रियलाइजेशन में। मैं एसेट्स कहां ट्रांसफर कर चुका हूं, बताना। रियलाइजेशन में। अगर मेरा एसेट बिकता है तो एंट्री है कैश टू रियलाइजेशन। अगर मैं अपने क्रेडिटर को पे करता हूं तो एंट्री है रियलाइजेशन टू कैश। और अगर ये आपस में सेटलमेंट करते हैं, कोई एसेट क्रेडिटर ले जाता है, तो भाई उसकी एंट्री थी कैश टू रियलाइजेशन, उसकी एंट्री थी रियलाइजेशन टू कैश। नेट इफेक्ट क्या हो गया? नेट इफेक्ट क्या हो गया? सोच और बताओ। रिस्पॉन्स दिया करो, एक तो चुपचाप ना बैठे रहा करो। नील हो गया। हाँ जी, नेट में ये इफेक्ट क्या है आपका, बताओ अब। देख, बड़ा सिंपल पॉइंट है। मेरा कोई एसेट था, कितना भी, 50,000 का, वो मैंने क्रेडिटर जिसके मैंने 40,000 रुपये देने थे उसको दे दिया। इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरा एसेट की वैल्यू 40,000 ही वैल्यू की गई है। मतलब मेरे एसेट की वैल्यू जो है 40,000 ही की गई। कैसा ही है ना? अगर मैं एसेट मार्केट में बेचता तो मेरी एंट्री होती कैश डेबिट टू रियलाइजेशन 40,000, और मैं क्रेडिटर को पे करता 40,000 तो एंट्री होती रियलाइजेशन डेबिट टू कैश 40,000। अब ना तो मैंने एसेट मार्केट में बेचा, ना मैंने क्रेडिटर को पेमेंट की। अब सोच जरा, ये दो एंट्रीज हैं और एक्चुअली ये दोनों हुई नहीं है। तो मुझे सोच के बता, इन दो एंट्रीज का अगर मैं नेट इफेक्ट कर दूं तो क्या बचा? विशेष नील हो गया। नील हो गया। कुछ नहीं इसका होगा। मीनिंग, इसका मीनिंग कि अगर आप कभी भी अपना कोई एसेट किसी क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में दोगे, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है फुल सेटलमेंट, तो आप कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। समझ तो लगा या बाकी नहीं? 10,000 का क्या होगा? हमारा एसेट बिका ही 40 में है, 10,000 का क्या सोच रहे हो? एसेट था 50 का, लेकिन क्रेडिटर लेके ही उसे 40 में गया, समझ ले एसेट बिका ही 40,000 में। लॉस नहीं होएगा हमें 10,000? ऐसे समझाता हूं, दोबारा सुनना।
देख, मैं जब अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूं, सोच के बता मेरा रियलाइजेशन अकाउंट कैसा होता है। रियलाइजेशन अकाउंट कैसा होता है? मैं एसेट यहां लिखता हूं। रियलाइजेशन। मैं कोई भी एसेट जो है 50,000 का यहां लिखता हूं। लिखता हूं कि नहीं? है ना? मैं अपने क्रेडिटर यहां लिखता हूं, जो भी थे। हाँ जी। मेरे ये क्रेडिटर अगर 40,000 में सेल होते तो मैं यहाँ कैश लिखता, क्रेडिटर सोल्ड 40,000 लिखता। हाँ जी। मेरे ये एसेट अगर सेल होते तो मैं यहाँ बाय कैश लिखता, एसेट सोल्ड 40 में अगर बिकते तो 40,000। अब मैंने अपने एसेट क्रेडिटर को दे दिए, तो मैं आपको कह रहा हूं कि ना मैं ये टू कैश लिखूंगा 40,000, ना मैं ये बाय कैश लिखूंगा 40,000, क्योंकि ये आपस में सेटल हो रहे हैं। मतलब मैं अब पूरी तरह से भूल जाऊं कि मेरे पास एसेट है या क्रेडिटर है, बस बात खत्म हो गई, इनकी पेमेंट हो चुकी है, समझ। तो देखना जरा लॉस रिकॉर्ड हो गया नहीं या नहीं हुआ। मैं ऑलरेडी यहाँ 50 लिख चुका हूँ, यहाँ 40 लिख चुका हूँ, तो क्या लॉस तुझे नजर नहीं आ रहा कि 10,000 का हो गया मुझे? मान लो इसके बाद क्वेश्चन ना होता, मैं रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंस करता, तो क्या तुम्हारा लॉस ना हुआ होता 10,000? हाँ समझ रहे हो कि नहीं? जी, हाँ जी, बैलेंसिंग फिगर ही होगी। हाँ, ठीक तो है। लॉस तो अपने आप ही आ जाना है, तो उसके बारे में तुम क्यों सोच रहे हो? तुम तो सिर्फ इतना सोचो ठीक है। कि ठीक एसेट सेल कितने में हुआ। जब तुम एसेट की बुक वैल्यू पहले लिख चुके हो, ये देखो, ये तुम्हारी बुक वैल्यू लिखी हुई है, सेल इधर लिखेगा, अरे सेल कम होगी तो अपने आप ही लॉस आ जाएगा। तो तुम तो सिर्फ सेल लिखो। ठीक है। तुम ये ना ना सोचो कि अब लॉस क्या हुआ, लेस लॉस अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है सर। अब आ जाएं सर हम नेक्स्ट। ऐसा सेम उसमें हो सकता है, डेटर अगर कोई लाइबिलिटी ले जाए। हाँ, डेटर लाइबिलिटी ले जाए, ये मैं लिखता हूं यहां पर अभी। मेरे डेटर है तो यहां आए होंगे टू डेटर। मान लीजिए डेटर थे मेरे 40,000 के, और मेरे कोई और क्रेडिटर थे 30,000 के। तो मैंने अपने क्रेडिटर को डेटर हैंड ओवर कर दिए, ये ले मैंने डेटर क्रेडिटर को हैंड ओवर कर दिए। सोच रहा है? तो इनको हैंड ओवर करने की मैं एंट्री तो करूंगा नहीं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। बट सोच के देख, लॉस तो आ ही गया, इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर लॉस नहीं आया क्या? 40 आपने डेबिट लिखा है, 30 आएगा। क्रेडिट लिखा है, बाद में इसकी बात नहीं करोगे क्योंकि डेटर भी सेटल हो गए क्रेडिटर के साथ, तो आपका तो लॉस आ गया। ठीक है सर। सेकेंड क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री करवाना जरा, विशेष। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹15,000 वर टू बी मेट बाय राहुल, हमारा एक पार्टनर है, बट वर पेड बाय द फर्म। वर टू बी मेट, ये वर टू बी मेट का मीनिंग होता है कि ये पर्सनली राहुल ने बियर राहुल करना था। डेबिट टू रियलाइजेशन। बच्चे, रियलाइजेशन को तभी कष्ट देना, मेरी बात एक छोटी सी समझ ले अच्छे से। रियलाइजेशन अकाउंट तेरी बुक्स में तब आएगा अगर तेरी फर्म का कोई लॉस या इनकम है। अगर फर्म का कोई लॉस है, फर्म का एक्सपेंस है, तो तुम रियलाइजेशन डेबिट करेगा। फर्म की इनकम है तो तू रियलाइजेशन क्रेडिट करेगा। अब ध्यान से सुन, यहां रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 राहुल ने पर्सनली बियर करने थे, तेरी फर्म का एक्सपेंस नहीं था। तू फर्म में रियलाइजेशन ना डेबिट ना क्रेडिट कुछ नहीं करेगा। यहाँ तो ये वो बात भाई हो ये गई, हमने कर दिया ना। यहाँ तो ये बात हो गई कि भाई मैं फर्म में अपनी बैठा था, राहुल अपने घर से या कहीं फैमिली को लेके घूमने गया था मसूरी, और वहां से घूमते घामते आया और टैक्सी वाले को 1,000 रुपये देने थे। तो भाई अरे 1,000 रुपये टैक्सी वाले को देने थे, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, मेरा तो नहीं है ना। ये तो ऐसे ही उसके साथ है। ये जो लिखा है, मैंने जो अंडरलाइन किया है, वर टू बी मेट बाय राहुल, इसका मीनिंग नहीं समझ लग रहा क्या है? क्या मीनिंग है इसका विशेष?
कि राहुल कह रहा है बट सर उसने ये नहीं कहा बट वर पेड बाय फर्म। तो पे किया है फर्म ने, तो वो राहुल डेबिट टू कैश कर, तू रियलाइजेशन को बीच में क्यों लिख रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे। समझ ले, तू राहुल को पे कर रहा है, तो रियलाइजेशन क्यों लिख रहा है? रियलाइजेशन तो तभी आएगा ना अगर मेरी फर्म का एक्सपेंस होगा या इनकम होगी। अब सोच, थोड़ा बस डेप्थ ये में सोच। पार्टनर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट में जाएगी। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल और कैश ओके। में जाएगा, लेकिन तुमने पहले मुझसे रियलाइजेशन बोला था, इसलिए मैं तुम्हें गलत कह रहा हूं। अब सही एंट्री बताना क्या होगी इसकी। समझ आ गया सर। हाँ, एंट्री होगी क्या सही, ये भी बता देगा। पार्टनर राहुल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट टू कैश या हाँ बैंक। बिल्कुल ठीक, राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगले वाली बताना, देखो क्या समय लगा। रमेश एक पार्टनर है, उसकी रेमुनरेशन हमने देनी थी और खर्चे उसने पर्सनली बियर करने हैं। मतलब हमने तो सिर्फ रेमुनरेशन देना डिसाइड किया है 25,000। एंट्री बताओ आप। ना रमेश डेबिट टू रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन को क्रेडिट कर रहा है, क्या तुम्हारी इनकम है? फर्म की इनकम है ये। किसी को रेमुनरेशन देना फर्म की इनकम नहीं होती है। बोलो। नहीं रियलाइजेशन नहीं एक नॉमिनल अकाउंट है, सारे एक्सपेंस डेबिट करने हैं। हमने रमेश के साथ एक सैलरी या रेमुनरेशन फिक्स की 25,000 की, तुझे तुझे काम कर, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, मतलब उसकी सर्विस के अगेंस्ट ये पेमेंट है, मेरा फर्म का एक्सपेंस है। एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट टू रमेश। एक और बात याद रखो, रेमुनरेशन अलग होता है, डेबिट। एक्सपेंस अलग होता है। हाँ जी। रमेश का अकाउंट डेबिट नहीं होएगा। क्यों, वो ड्राइंग थोड़ी कर रहा है, रमेश को तो कुछ मिलना चाहिए, उसकी कैपिटल बढ़ाएगा या कम कर देगा? एक तो रमेश हमारे लिए काम करे, हम उसकी कैपिटल कम कर दें। रमेश को कुछ देना हो तूने, तो समझ उसकी कैपिटल कम कर दोगे, डेबिट कर दोगे। समझ आ गया। समझ आ गया। अनुज एक पार्टनर है, उसको रेमुनरेशन देनी है 20,000 और खर्चे उसी ने बियर करने। इसका मतलब यहां तक सोचो, आगे नहीं पढ़ रहा अभी मैं, यहां तक सोच, तो एंट्री क्या है बता। जल्दी। रियलाइजेशन टू अनुज। रियलाइजेशन टू अनुज अनुज। अब अपने माइंड में रखना कि खर्चे उसी ने बियर करने हैं, खर्चे फर्म के नहीं है। अब खर्चे अगर मतलब फर्म पे भी करे तो रियलाइजेशन नहीं लिख सकते। आगे कहते फर्म ने ये खर्चे पे कर दिए, मतलब अनुज के बिहाफ पे हमने पे कर दी। तो अनुज डेबिट टू कैश या बैंक। बिल्कुल ठीक है, अनुज डेबिट टू कैश, अनुज के बिहाफ पे किया है। परफेक्ट। थर्ड इसमें क्वेश्चन बता। कंबाइन एंट्री तो नहीं होएगी ना सर। चाहो तो कंबाइन कर दो, वो तुम्हारी विश है कि तुम दो की एक करना चाहते हो, तो तुम एंट्री करोगे। रियलाइजेशन डेबिट 20,000, तेरा तो खर्चा 20 है। टू, कैश तूने पे कर दिया है बाहर 5,000, और बाकी तू अनुज के नाम पे लिख लेगा 15,000। ये एंट्री चाहे तो तू कंबाइन कर सकता है। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं ना, एक्चुअली उसमें एक एक एसेट का प्रॉफिट लॉस नहीं शो करते हम अपने सारे के सारे एसेट्स यहां लिख चुके होते हैं। ये सारे एसेट हैं हमारे, समझ रहा है? और उन सारे एसेट की सेल वगैरह इधर आ जाती है। दैट मीन्स आपके इस अकाउंट में कभी भी अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड आ जाए, तो वो एक टाइप ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है। कंसोलिडेटेड मतलब सारे एसेट के बिकने का फाइनली प्रॉफिट। और बाय वाली साइड आ जाए तो वो कंसोलिडेटेड लॉस। ठीक है। वापस एंट्रीज जो मैं पूछ रहा था, अभी हमने सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट किया। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कौन करवा रहा है, तुम ही करवा रहे हो विशेष?
थर्ड करवाना है। क्वेश्चन का ए पार्ट करवाना। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट 10,000 थे, फर्म ने पे कर दिए अलोक के बिहाफ पे। अलोक ऑन बिहाफ ऑफ अलोक का मीनिंग है कि अलोक ने बियर करने थे, मतलब ये खर्चा अलोक का था, फर्म ने पे कर दिया। तो एंट्री जाएगी अपना अलोक डेबिट टू कैश एक जाएगी। हाँ, और आलोक के हमने एग्री किया था 7,500, मतलब रेमुनरेशन वगैरह इतना देना था, इसकी एंट्री क्या होगी? ये जाएगी अपना रियलाइजेशन टू अलोक 7,500। परफेक्ट परफेक्ट। अब आप चाहो तो कंबाइन कर सकते हो, अलग अलग भी लिखे रहने दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ रही हो ना? जो फर्म का हाँ खर्चा जी। है उसको रियलाइजेशन डेबिट कर, रियलाइजेशन डेबिट टू अलोक को देना है तो टू अलोक, रियलाइजेशन डेबिट टू अलोक 7,500। और जो अलोक का खर्चा फर्म ने पे कर दिया तो अलोक कैपिटल डेबिट टू कैश। बी पार्ट भी करवाना। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹5,000, इट वॉज एग्रीड दैट फर्म विल पे 2,000 एंड बैलेंस बाय रविंदर। मतलब फर्म का खर्चा 2,000 है, रविंदर का है बाकी का 3,000। एंट्री। तो हमने 2,000 पे किए, तो ये जो एक्सपेंस है सर, ये रविंदर का है या फर्म का है, मतलब? कुछ ना बोल रहा हो तो एक्सपेंस हमेशा फर्म का होता है। तो इसका एक तो होएगा फर्म का रियलाइजेशन टू, कैश 2,000 जो हमने पे किए, खर्चा भी अपना ही था। और बाकी होएगा रविंदर डेबिट टू कैश हाँ, अगर थ्री हमने थाउजेंड पे किए हैं तो रविंदर टू कैश हो जाएगा, और अगर रविंदर ने ही पे किए हैं तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, अगर वो खर्चा रविंदर का ही पर्सनल है। ठीक है? दोबारा बता दो, ये नहीं समझ आया। ये जो वर्ड एग्रीड है ना, एग्रीड, इस एग्रीड का मैं मीनिंग लूंगा अभी, बियर कौन कर रहा है, मैं इस एग्रीड को किस सेंस में ले रहा हूं? शेयर कौन कर रहा है? हाँ, तो इसका मतलब टोटल 5,000, फर्म बियर कर रहा है 2,000, वो फर्म का ही खर्चा है। रियलाइजेशन टू कैश करेंगे 2,000, और बाकी का रविंदर का ही खर्चा है, उसी ने बियर करना था। तो अगर फर्म ने पे किया तो रविंदर टू कैश कर देंगे, अगर रविंदर ने पे किया तो कुछ एंट्री नहीं करेंगे। यहां मेंशन नहीं है तो नोट लिख के करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री बस एक ही आएगी। यहाँ 3,000 का मेंशन नहीं है ना, वो किसने पे किया है, तो उसके लिए नोट लिख सकते हो तुम, थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये। ओके। तो बच्चे, ऐसे तो यही हाँ, आएगी मेन एंट्री, तो ये है ना कि रियलाइजेशन टू कैश टू टू थाउजेंड था, हाँ, मेन एंट्री यही। तो अब सुन ध्यान से। अब जैसे नीचे कह रहे हैं क्रेडिटर को मशीन दे दी सेटलमेंट में, नो एंट्री। मान लो क्रेडिटर 90,000 के, मशीन दे दी कुछ ज्यादा या कम की, और डिफरेंस कैश पे कर रहे हैं। ये देखना जरा फोर्थ क्वेश्चन का सी पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का सी पार्ट देखना क्या कहता है। देख, फोर्थ क्वेश्चन सी पार्ट। सर पहली एंट्री तो हो जाएगी कैश टू अपना क्रेडिटर। तो क्रेडिटर क्यों लिखेंगे, फिर वापस क्रेडिटर को क्यों लिख रहा है? क्रेडिटर को स्टेप वन में बुक्स में से खत्म कर चुके हैं, तुझे कुछ सॉरी, भी कैश कैश मिल। कैश टू रियलाइजेशन। हाँ, कैश टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर 90 के थे, मशीन 120 की थी, उनको दी, और क्रेडिटर से बैलेंस 30,000 कैश मिल गया, तो नेट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर का नाम नहीं आ सकता, थ्री थाउजेंड और ये 30,000 से रिकॉर्ड कर लेंगे। कोई डाउट है तो बोल दो। नहीं, डाउट नहीं है, समझ आ गुड। अब ये था जो आपको आपके टीचर कह रहे थे कि इस चैप्टर में जर्नल एंट्री की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब तुझे ये फील हुआ होगा कि मैंने तुम्हें कल लेजर क्यों करवाई, क्योंकि जर्नल को समझाने के लिए,
मुझे लेजर तो बताना पड़ेगा ना कि स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 2 क्या है, और तुम्हें सिर्फ स्टेप 2 की एंट्री पूछेंगे ना, स्टेप 1 की नहीं पूछेंगे। या स्टेप 1 हो चुका है तो उसके अकॉर्डिंगली स्टेप 2 सोचना है तुमने। समझ रहा है कि नहीं? हाँ जी सर। तो अब तुम्हारा काम है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो जा। ये क्वेश्चन जाएंगे 17 तक, जर्नल ही जर्नल है, बस सारे हर क्वेश्चन में जर्नल है, सिर्फ जर्नल जर्नल जर्नल। और जब तक तू एक बार पहले खुद नहीं कर लेता, पहले खुद कर, फिर मैं उसको डिस्कस करूं, फिर तेरी जो जो मिस्टेक्स हैं वो सामने आए, फिर तू सोचे कि तूने कहां गलत सोच लिया और उसको ठीक करे। ये एक सही प्रोसेस है किसी टॉपिक को सही समझने का। समझ रहा है कि नहीं? हाँ जी सर। तो पहले तुम्हें करना पड़ेगा, उसके बाद जितने क्वेश्चन तुम कर चुके होगे उन पे डिस्कशन होएगी। एक ही दिन में हम 17 क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो तुम 2 दिन के ट्रैक में इसे फिनिश करो। और तुमने जितनी भी एंट्रीज की होंगी, कुछ पक्का नहीं है कि तुमने ठीक की या नहीं, तो हम वो सारी एंट्रीज को यहाँ डिस्कस करेंगे और फिर तू अपना रेड पेन से चेक करेगा कहाँ ठीक या कहाँ गलत। समझ रहा है या नहीं? सर एक डाउट और आया था। हम्म। The partner took over an asset as commission for dissolution. हाँ, किसी कमीशन के बदले एसेट ले गया वो। देखो, अगर मैं कमीशन देता तो मैं रियलाइजेशन टू कैश लिखता, और एसेट बिकता तो कैश टू रियलाइजेशन लिखता। सेम सेम एंट्री है, रिवर्स हो रही है, नो एंट्री रिक्वायर्ड। एक तरह से रियलाइजेशन की ही अगर किसी चीज। कमीशन हाँ, बोल बोल। अगर पार्टनर को कमीशन देनी है तो क्या एंट्री आती है? रियलाइजेशन टू कैश। और एसेट बिकना है तो कैश टू रियल रियलाइजेशन। एसेट ही कमीशन के बदले दोगे तो कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों सेम एंट्रीज है, रिवर्स हो गई। तो कैश क्यों करिए कमीशन? कमीशन टू कैश, कैश में ही देते हैं कमीशन, और क्या। या फिर कमीशन टू पार्टनर का नाम कैपिटल, कमीशन डेबिट टू राम्स कैपिटल, शाम्स कैपिटल, जो भी है। अच्छा, यही वो एसेट वो ले तो जाता, दूसरा मान ले एसेट राम ले जाता, तो एंट्री होती राम्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। देख, वही बात बार बार हो रही है, पहले रियलाइजेशन टू राम, फिर राम टू रियलाइजेशन, सारा मिला के तो जीरो हो गया, नो एंट्री रिक्वायर्ड। राम टू रियलाइजेशन क्यों होगा? अगर एक एसेट कोई पार्टनर ले जाता है तो बता, रियलाइजेशन अकाउंट में कहां आता है? आता है या नहीं आता? आता है बाय हमने राम को कमीशन देनी है तो वो कहां आती है? टू कैश। टू कैश नहीं, अगर हमने राम को देनी है टू राम आता है। टू राम। तो बोल, क्या नेट एंट्री बनी? टू राम आया बस। कमीशन के बदले एसेट दे दिया, क्या एंट्री बनी भाई? तू क्या सोच रहा है? मैं एक टू कंफ्यूज हूँ। राम एक बाय राम, सेम अमाउंट, एंट्री आई क्या? आई। क्या आई? टू राम बाय राम कट हो गया। हाँ, नो एंट्री बोलूंगा मैं। क्या बोलूंगा? नो एंट्री। एक अक्षय, इधर आंसर दो जरा। अक्षय, हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी। बच्चे एक बात को समझ ले, क्रिश तुम भी, क्रिश, क्रिश आंसर दोगे? यस सर। बच्चे एक बात को समझ हाँ लो, जी सर। मेरे बार बार कहने का कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक तुम लोग अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करोगे, इन चीजों को रिटेन नहीं कर पाओगे। अब ये तुम्हारी विश है कि ये काम तुमने एक दिन में फिनिश करना है या तुमने उसे कई दिनों तक ऐसे पेंडिंग रखना है। अल्टीमेटली जब तक तुम अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करते हो, तब तक तुम इस टॉपिक को नहीं समझ सकते। बेस्ट है कि जर्नल एंट्रीज ही पहले खुद करो। अब तुमने खुद की हैं, तुम्हें क्या पता वो ठीक है या नहीं है। तो नेक्स्ट डे जब मैं डिस्कस करूंगा, मैं चेक करूंगा एंट्रीज, उसी से तो कॉन्फिडेंस बनेगा। अच्छा, कई एंट्रीज गलत भी होंगी, जब हम डिस्कस करेंगे तो तुम्हारी गलतियां ही क्लियर होंगी ना, कि तुम कहाँ गलत कर रहे हो।